हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रीति पांडे और मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड को लेकर जिसका नाम है कान के कच्चे। हालांकि इसका ऐलान बहुत पहले किया था पर कुछ इस साल पॉडकास्ट का सिलसिला ऐसा बना है कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा है और सडनली बिग बॉस OTT 3 ऐसे कगार पर पहुंच गया कि जितने भी लोग हैं जो न्याय पसंद करते हैं, जिसमें मैं अपने आप को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, वो सब अपनी वो कहते हैं ना शेल से निकल कर बाहर आ गए और बोलते हैं कि चलो यार कुछ सच के लिए कुछ तो किया जाए, बोल तो दिया जाए सही वक्त रहते। वक्त हुआ है आई थिंक 7:46 और समथिंग, हाँ, और ये है गुड़गांव और बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों से। हालांकि मैं एक लाइव पॉडकास्ट ज़रूर बना सकती हूँ क्योंकि एवरीथिंग इज़ अनएडिटेड। एडिशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि सच बोलने के लिए क्या एडिटिंग, क्या सोचना, क्या उसको लपेटना या वो कहते हैं ना बेसन की कवरिंग लगानी, क्यों लगानी, पकौड़ा बनाना है सीधा लाइव। तो कुछ ऐसा ही रहा एक्सपीरियंस इस साल का और जिसके वजह से मैं प्रेरित हुई कि क्यों ना बनाया जाए ऐसा कोई पॉडकास्ट एपिसोड जिसमें हम कान के कच्चे लोगों पे विशेष टिप्पणी कसें। कान के कच्चे से जो मेरी जहन में आता है एक बहुत ही नॉर्मल सी बात आती है कि कितनी ज़िंदगियाँ हिल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनका रुख बदल जाता है, लोगों के डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। कुछ लोग तो शायद बताते भी नहीं कि क्यों कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं और क्या लॉजिक है। बहुत सारे लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं कि जवाब आएगा, बी इट जॉब, बी इट कि आपसे किसी ने वादा किया हो कि शादी तो मैं तुम्हीं से करूँगा या एनीथिंग, ठीक है। तो आप वेटिंग लिस्ट पे रह जाते हैं और आप सोचते हैं कि जवाब नहीं आया, क्यों नहीं आया जवाब। तो एक्चुअली वो लोग कुछ उन लोगों से, इस टाइप के लोगों से सुलह कर रहे होते हैं जो उनको ऐसे एडवाइस देते हैं कि वो सोचते हैं कि ये गॉड है, ये भगवान है मेरे लिए। तो मैंने पीछे जो भी वादा किया है या मैंने जो भी बहुत लॉजिकली जहाँ तक मैं किसी अगर निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ तो वो सबको साइड में रख के इस इंसान की सलाह को लेकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ। अब ये ऐसे लोग जो हैं ये कान के कच्चे वाले लोग हैं क्योंकि सर या मैडम अगर आपने कोई डिसीजन लिया है लाइफ में कुछ भी करने का तो आपने कुछ सोच समझ के ही वहाँ तक पहुँचे होंगे और फिर अगर आपने किसी के बोलने पर अपने पूरे डिसीजन का रुख बदल लिया तो आप कान के कच्चे वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। और तब तक इस टॉपिक का जिक्र नहीं होना चाहिए था जब तक ये हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हो, पर मुझे लगता है कि ये बहुत मेजरली हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो लोग किसी एक से कॉन्टीन्यूसली बातें करते हैं, कॉन्टीन्यूसली इन टच रहते हैं और सिर्फ टच में रहना ही नहीं होता। टच में है तो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इन्वॉल्व हैं, चाय पीने से लेकर रात को सोने तक, और एक इंसान दूसरे इंसान का पूरा ट्रैक रख पा रहा है कि वो क्या कर रहा है, कब खा रहा है, कब उठ रहा है। और धीरे धीरे जैसे कि हम होता है ना कि नमक डालते हैं ज़रा सा या मिर्च डालते हैं, हम अपना ओपिनियन चाहते या ना चाहते हुए दे देते हैं या व्यंग कस देते हैं या टॉन्ट मार देते हैं कि तुम तो बड़ा आजकल ऐसा कर रहे हो या वैसा कर रहे हो, और क्या करते हैं रुख बदलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमने ना किया हो, हम कहीं और बिज़ी रहे हों उस फेज़ ऑफ लाइफ में जिस फेज़ ऑफ लाइफ में ये इंसान है अभी और ये कर रहा है तो हमें बुरा लग रहा है कि ये क्यों कर रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि हम इस बात से हैरान हैं कि यार इसने सोच लिया, मैंने तो नहीं सोचा, मुझे तो ये ख्याल आया ही नहीं था, तो आई मिस द अपॉर्चुनिटी, सो आई मेक श्योर दैट दिस पर्सन ऑल्सो मिसेस द अपॉर्चुनिटी। थर्ड ये कि आपने जो आपका सलाहकार है जो सामने खुल के नहीं आता पर बहुत ही प्यार से धीरे धीरे आपको सलाह देता है आपके कान में, आपको ब्रेन वॉश कर रहा है थोड़ी थोड़ी बातें बोलकर, वो अपना नफ़ा नुकसान कैलकुलेट कर लेता है कि अगर ये दाएं गया तो मेरा क्या फ़ायदा, ये बाएं गया तो मेरा क्या फ़ायदा। तो शायद ही कोई इस पृथ्वी में बचा होगा जो अपने नफ़ा नुकसान को बिना कैलकुलेट किए हुए आपको कोई एडवाइस दे रहा हो। और वो कौन से हैं वो लोग वो हैं जो या तो वो क्रिटिक्स हैं, जो अनपेड क्रिटिक्स, या
लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, अनपेड क्रिटिक्स। तो वो अनपेड क्रिटिक्स हैं और जो ओपिनियन दे रहे हैं सच के लिए, नॉट बिकॉज दे आर पेड फॉर डूइंग इट, या वैसे लोग हैं मीडिया में भी या कहीं पे भी जो हमेशा सच के लिए खड़े हुए और सच के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं, या कोई आपका करोड़ों और लाखों में कोई रिश्तेदार एक ऐसा, या एक दोस्त ऐसा, या आपका बच्चा या आपका पति या आपका बेटा या बेटी, कोई एक, सब नहीं हो सकते, जो एक लाइन कुछ बोले और वो आपके पते की बात हो। पर बहुत अक्सर ये देखा गया, मतलब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों को देखा है कि लोग ठोकर खा के गिरते हैं और उसके बाद वो रियलाइज़ करते हैं, बहुत उसमें भी 90% लोग आके वापस नहीं बताते कि हमें एहसास हो गया। 10% में ही वो गट्स या करेज होता है जो वो आके बताते हैं कि जी तुमने जो सलाह दी थी ना वो बढ़िया था, यू नो, एंड इट वाज अ वेरी अनबायस्ड ओपिनियन। तो मैंने ये महसूस किया अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से, जिस कल्चर से आते हैं, ना हमें सॉरी बोलना आता है, ना हमें थैंक यू बोलना आता है, ना हमें किसी को अप्रिशिएट करना आता है। हम ऐसे कल्चर से आए हैं जहाँ पे हम अगर किसी को अप्रिशिएट कर दें इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, तो लोग बोलते हैं ज़रूर कुछ कनेक्शन होगा तभी अप्रिशिएट किया है। या थैंक यू किसी को बोल देते हैं ज़्यादा, तो लोग बोलते हैं बटरिंग कर रहे हैं। या अगर किसी की गलती को हम के बारे में हम हाईलाइट कर देते हैं या और हम चुप हो जाते हैं, उसके बाद मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, एज ए नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद, और उसको इक्वली ट्रीट करते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे थूक के चाट लिया। यू नो, मैं नए नए वर्ड्स और नए नए सेंटेंसेस से इंट्रोड्यूस हो रही हूँ आजकल, कि अगर आपने किसी की गलती भुला दी और अगर वो वर्ड बोल दिया मन में कि छोड़ यार, इंसान की बुराई से नफ़रत है, इंसान से थोड़ी बुराई मतलब नफ़रत है, इंसान थोड़ी बुरा होता है, तो लोग बोलते हैं कि अरे थूक के चाट लिया। तो ये सारे फंडे क्रिएट किए गए हैं कि जो ब्रिजेस है ना इंडिया पाकिस्तान टाइप्स, वो कभी फिल नहीं हो, बना रहे वो गड्ढा, क्योंकि उस गड्ढे से बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी एक जने की दूसरे से खास बन रही हो तो तीसरे को मिर्ची लग जाती कि इसकी ऐसे कैसे बन गई, मेरी तो नहीं बन रही। या वो ओवरली स्वीट होने की कोशिश करता है, या वो ओवरली पैम्पर करने की कोशिश करता है, या कुछ कर गुजरने की कोशिश करता है जो उसने कभी नहीं किया, ऑफकोर्स अपने फ़ायदे के लिए। एवरीथिंग इज़ फ़ायदा। वी आर इन कलयुग, एंड आई थिंक वी आर इन कलयुग एटलीस्ट 9.0 तो चल रहा है कलयुग का, एकदम ऑलमोस्ट हम आउट ऑफ 10 देखा जाए तो हम 9.0 पे तो हैं, क्योंकि जैसे न्यूज़ आते हैं, जैसे खबरें आती हैं, बहुत ही वियर्ड है सब कुछ। और क्यों मैं मोटिवेटेड हुई आज ये एपिसोड को शूट करने के लिए, जिसका दूर दूर तक भी मुझे कोई अंदेशा नहीं था कि ये एपिसोड मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या फ़ायदा ना, सच्चाई बोलकर, सच बोलकर, कुछ ज्ञान बांट कर, ज़रूरत तो है नहीं, लोगों के पास बहुत ज्ञान है, क्यों चाहिए उनको। तो मुझे यही ख्याल आया कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उस इंसान को ढूंढना जो सेल्फ डाउट से परे है, जिसमें सेल्फ डाउट वाली पॉइंट ही नहीं है। ना वो आपसे आपके फालतू की बातों को सुन रहा, ना वो आपसे भीड़ में खड़े होकर किसी को आईना दिखाने के लिए आपसे मॉरल सपोर्ट ले रहा, इमोशनल सपोर्ट ले रहा, ना उसके अंदर कोई हिचकिचाहट है, ना उसका कोई अप्रूवल मैट्रिक्स है अपनी ज़िंदगी जीने का या अपनी ज़िंदगी का कोई टेक लेने का। तो वो इंसान से आप बच के रहिए। अगर ऐसा आपको कोई इंसान मिल गया है कि जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो सच है, वो सही है, सच्चा इंसान है वो उसमें मतलब वो नहीं है टेढ़ा मेढ़ा घुमाओ फिराओ नहीं है, तो उससे आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसान फिर बहुत ख़तरनाक हो गया। एक तो वो अनबायस्ड है और एक तो वो सीधे लाइन में चलता है और वो आपका अप्रूवल सीख नहीं कर रहा, वो किसी का अप्रूवल सीख नहीं कर रहा। और जब वो किसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाने जाता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता मेरे साथ कौन कौन खड़ा है, यू नो। तो वो इंसान बहुत ही ख़तरनाक हो गया, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण हो गया, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ उसी टाइप का इंसान मैं बनना चाहती हूँ, जिसको सही के लिए खड़े होने में कभी कोई डर ना हो, हिचकिचाहट नहीं हो, सच बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू बी डिसरेस्पेक्टफुल। इट कैन कम अक्रॉस एज बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल, क्योंकि सच कड़वा होता है, लोगों को मीठा सुनने की आदत है।
पर क्या करें, ज़माना ही ऐसा है। लोग चाहते हैं कि मर्डर भी करें तो आगे से इंसान बोले अरे मर्डर थोड़ी ना किया था, नहीं नहीं आपने कहा मर्डर किया, आप कैसे कर सकते हो, तो वो मिठास तो ऑफ कोर्स ख़त्म हो जाती है। कान के कच्चे लोगों से मुझे जब मैं बिग बॉस फॉलो कर रही थी, बिग बॉस OTT 3, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बिग बॉस OTT 3 ने इस बार मोर्चा उठाया हुआ है कि प्रीति पांडे का जो ये टॉपिक है कान के कच्चे, इस पे हम पूरी बहुमत से सपोर्ट करेंगे इस टॉपिक को। और इन्होंने वही हरकतें करी, मतलब कि इस बार मुझे बिग बॉस बहुत बायस लगे। ऐसा लगा कि बिग बॉस को ना किसी ने रेस्ट्रिक्टेड मोड में रखा हुआ है, वो ज़्यादा बोल नहीं सकते, वो ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते, वो मतलब उनको उतना ही पैसा दिया गया कि वो टू द पॉइंट बोलेंगे और टू द पॉइंट करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि इस बार बजट बहुत कम था बिग बॉस OTT 3 का। उसका रीज़न ये है कि सलमान खान को रिप्लेस किया गया अनिल कपूर से। तो मुझे ये नहीं पता अनिल कपूर कितने पैसे लेते हैं, पर अनिल कपूर में मुझे वो ऐसी फीलिंग आई कि जैसे एक फुटबॉलर को बोल दिया गया हो सडनली कि क्रिकेट खेलोगे क्या। मेहनती तो बहुत है, फुटबॉलर भी मेहनती होता है, क्रिकेटर भी मेहनती होता है, तो मेहनत तो उन्होंने बहुत किया। मैं तो बोलूँगी जितना सलमान खान ने मिला जुला के अपने 10 वीकेंड के वार में नहीं बोला होगा, इन्होंने अपने दूसरे वीकेंड के वार तक उतना बोल दिया था। पर क्या वो इम्पैक्ट आ रहा था, तो मैं बोलूँगी नहीं, इम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वहाँ पैसा मुझे लगा बचा। दूसरा मुझे पैसा बिग बॉस को मुझे लगा बोला गया कि कम लाइंस बोलना, कम पैसे मिलेंगे, अन्याय हो रहा हो तो बिल्कुल मत बोलना। तो मुझे वहाँ पे बिग बॉस भी कान के कच्चे लगे, मुझे अनिल कपूर भी कान के कच्चे लगे। ठीक है, आपको सना मकबूल में कुछ बुराइयाँ दिखी, पर क्या करोगे, मतलब उसको डिप्रेशन में पहुँचा के आप दम लेंगे, इतना सुनाएंगे कि आप उसको तोड़ के ही रहेंगे। मतलब आपने मोर्चा उठाया हुआ था और आपको घर में और कोई गलत नहीं दिखा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि आपने गलत का साथ दिया शुरू से। तीसरा मुझे लगा कि हर बिग बॉस सीज़न में बहुत सारे वाइल्ड कार्ड्स आते थे और इस बार एक वाइल्ड कार्ड आया, 7 दिन रुका चला गया अदनान के नाम पे। तो वो मुझे लगा कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। एक वाइल्ड कार्ड आने का एक अलग ही वो होता है, एनर्जी आती है, घर में बहुत कुछ होता है, तो वो नहीं हुआ, वो करिश्मा रह गया। फिर मुझे लगा कि जब सलमान खान आते थे तो पूरा सपोर्ट सिस्टम आता था उनके साथ, बहुत सारे कॉमेडियंस आते थे, कृष्णा, अभिषेक, भारती, एक एक करके बहुत लोग आते थे। बहुत इंटरटेनिंग होता था, हर वीकेंड का वार बहुत इंटरटेनिंग होता था सब कुछ, और इट वॉज अ टीम एफर्ट। इस बार लगा कि अनिल कपूर के कंधों पे सब डाल दिया, बोला कि आप ही हो, बस देख लो। और इवन जो वो जानवी कपूर के साथ जो इन्होंने एपिसोड शूट किया, बहुत ही बोरिंग था, निहायत ही बोरिंग एपिसोड था, तो उसका भी मुझे क्रक्स नहीं समझ में आया। टू द पॉइंट जब मुनव्वर फारूकी आए तो मुझे लगा मुनव्वर फारूकी पे बहुत बड़ा भार डाल दिया कि भाई तू ही अभी 3 घंटे एंटरटेन करेगा, जहाँ पे वहाँ पे भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। इस बार के लाइव बिग बॉस OTT 3 में जब आप लाइव देखो तो सब चुपचाप बैठे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा अगर शोर मच रहा है तो बर्प की आवाज़ आ रही है, लाइन से सब बर्प कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अजीब सा था। और बिग बॉस OTT 3 में क्या खास था कि रणवीर शौरी को ठीक है, ऑफ कोर्स, मतलब मेरे भी फेवरेट है रणवीर शौरी, ही इज़ अ क्रिटिक्स एक्टर, पर एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ज़रूर बोलूँगी कि एज के साथ आप अपने वो कहते हैं ना कि बुराइयों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप एज के साथ अपने अड़ियल पने को या जिद्दी पने को, या मैं बोलूँ, मुझे नहीं पता, अगर सना मकबूल मैंने कहीं पे पढ़ा शी इज़ 31 और 32, इवन इफ शी इज़ 28 और 27 और 26, आई डोंट नो, बट अगर और जो मैंने रणवीर शौरी का एज पढ़ा कि ही इज़ 51, तो मैं एज को कंपेयर नहीं करूँगी, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोई आपको कबूतर बोलेगा तो आप उसको उल्लू बोलेंगे, फिर वो उल्लू बोलेगा तो आप उसको चूहा बोलेंगे, मतलब व्हाट इज़ दिस मतलब आप लोग कर क्या रहे हैं, वो भी मतलब नेशनल टेलीविज़न पे, राइट, पता नहीं क्या कर रहे थे ये लोग। और आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, पर रणवीर शौरी को जो ये सराहना दिया जा रहा था कि आपको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, आप इतने सीनियर हैं, अरे सीनियर हैं तो तमीज़ तो एज से नहीं आती ना, जन्म से आती है।
तमीज़ या संस्कार या कुछ। और सना मकबूल आपके ख़ानदान से या आपके वहाँ से थोड़ी आई है कोई कि आप उन पे खर्चा पानी लेके चढ़ जाते हैं, कि आप लवकेश के ऊपर खर्चा पानी लेके चढ़ जाते हैं, जबकि आई एम वेरी श्योर कि आपको लवकेश का लैंग्वेज नहीं समझ आया होगा। देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर। वो बंदा हिंदी पूरी नहीं बोलता, वो हरियाणवी मिक्स करके हिंदी बोलता है, जो जिस पे आई वुड डेफिनेटली से कि लवकेश कटारिया को जब पता चल गया था कि वो बिग बॉस में आने वाले हैं तो उनको क्रैश कोर्स करके आना चाहिए था। जैसे कि वो टहलने को हांडना हांडना बोलते हैं। अब अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, क्योंकि मैं पहले हरियाणा में नहीं थी, गुड़गांव में मैं नहीं थी, तो मैं कहीं और थी, तो जब मैं हरियाणा में आई तो मुझे हरियाणवी लैंग्वेज सुन के लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं, कि ये नाराज़ हैं क्या। तो बाद में पता चला नहीं, ये लोग नाराज़ नहीं हैं, इनका मन तो साफ है बिल्कुल, पर ये लैंग्वेज ऐसा यूज़ करते हैं, ज़ोर लगा के बोलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लवकेश कटारिया को जाते ही बहुत सारा बैकलैश झेलना पड़ा। और फिर मुझे लगता है कि विशाल पांडे, तो विशाल पांडे में मुझे यही लगा कि विशाल पांडे ऑसम है, ऑफ कोर्स ड्रेसिंग सेंस बहुत ऑसम है, कैरी कैसे करना ऑसम है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है। बस विशाल पांडे से एक ही गलती हो गई कि जो है तो होता है ना, एक कम उम्र का छोटा सा बच्चा जो होता है उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो भूल जाता है कि वो नेशनल टेलीविज़न पे है, तो वो एक बार नहीं 2 बार बोल देता है भाभी अच्छी हैं, भाभी अच्छी हैं, भाभी अच्छी हैं, और चेकआउट कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, नॉट अ बिग डील। इंडिया में हम या वर्ल्ड में भी आप हैं, सबको चेकआउट करते हैं। झूठ है बोलना कि नहीं होता, हमारे देश में बिल्कुल होता है। गलती बस ये हुई कि उसने बोल दिया, एक बार नहीं 2 बार बोल दिया, कान में बोल दिया, ठीक है, वो भी बिग डील नहीं था। मैं तो बोलूँगी किसी बात का कोई बिग डील नहीं था। पर जहाँ तक कि लवकेश कटारिया के दोस्ती प्रूव करने की पॉइंट आती है, अगर पायल मैडम बाहर से आकर इतना बड़ा, एक तो ये मुझे बिग बॉस का टेक जिसने कॉन्सेप्चुअलाइज किया, जिसने डिसाइड किया कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ये होंगे, उनको क्वेश्चन करना चाहिए। क्या करके आप एंटरटेनमेंट दे रहे थे, पता नहीं क्या एंटरटेनमेंट दे रहे थे। दिस सीज़न इज़ द वर्स्ट सीज़न एवर, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द वर्स्ट सीज़न एवर। तो आप पायल जी को भेजते हैं और पायल जी बवाल करके चली जाती हैं। अब पायल जी मतलब ये जो बवाल करके जाती हैं, इसका एक ही मुझे समझ आता है कि 2 बीवियों वाले टॉपिक पे उनका पर्सनल मामला है, पर इंडिया के कल्चर के हिसाब से तो नहीं बनता। और अगर आपने कर भी ली तो शादी, तो आप जैसे हर जगह शोकेस करते हैं, उसको इनकैश करते हैं, वो जो अगर आप करेंगे तो आपको बैकलैश मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे, शांतचित्त रहेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको किसी को पता भी चलेगा आपके घर में क्या हो रहा है। तो आप उसको बहुत शोकेस करते हैं। फिर ये जो पायल जी हैं, ये पूरा फुटेज लेती हैं, ले लीजिए आप फुटेज, पर जब ये आके इल्ज़ाम लगाती हैं विशाल पे, तो ये भूल जाती हैं, वो सारे टॉपिक्स भूल जाती है जो मुनव्वर फारूकी आके हाईलाइट करते हैं। कि मुनव्वर फारूकी ने क्या किया कि जनता को एक अलग एंगल दिया, जो लोग नहीं जानते थे अरमान मलिक को, उन्होंने जाके उनका स्कैनिंग किया और उनके बारे में पढ़ा, और उन्होंने देखा कि ये बंदा तो, इस बंदे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी बीवियों को कोई देखे और अप्रिशिएट करे, तो यहाँ पे क्यों बवाल कर रहा है। तो ऑफकोर्स वो एक गेम प्लान था। और पायल जी को तो पता है ना कि चल क्या रहा है क्या, तो वो मुझे लगता है वो जानबूझ के आके तड़का डालती है। एंड आई थिंक शी वाज समवेयर, शी इज़ इनसिक्योर्ड, शी फील्स कि अरे कृतिका अरमान के साथ हैं तो मैं जाके थोड़ा तड़का लगाऊं, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वीडियोस डाले, उसमें से एक वीडियो आ गया जहाँ पे मुझे दिखा कि ये जो हम बोलते हैं कि दोनों बड़े आराम से रहती हैं, नहीं, दोनों में इनसिक्योरिटी है, विच इज़ ऑफ कोर्स ऑब्वियस कि आप इतने इनसिक्योर्ड माहौल आपने क्रिएट किया हुआ है, आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा, विच इज़ ओके। तो पायल जी ने अपना बदला ले लिया, पर वो बदले का गाज गिरा हमारे विशाल पांडे जी पर। अब वहाँ पे लवकेश कटारिया बैठे हुए हैं। अब लवकेश कटारिया से पूछा जाता है क्या इसने बोला था, तो यहाँ पे लवकेश कटारिया गलत नहीं हुए, क्योंकि बोला तो था, गलत इंटेंशन से तो बिल्कुल बोला था। और हमारा इंडियन कल्चर है, भाभी माँ समान होती है। अब भाभी माँ समान होती है, मैं आप भाभी को चेकआउट कर रहे हैं, इज़ अ वेरी बिग डील, इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन द लाइव कैमरा,
राइट। अब लवकेश कटारिया को से आप बोल रहे हैं कि दोस्ती के नाम पे तो अपने कैरेक्टर असैसिनेशन कर ले, तो वो तो नहीं कर पाएगा बेचारा, कैसे करेगा, राइट। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। और व्हाट वाज कॉमन बिटवीन विशाल पांडे एंड सना मकबूल, दोनों अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, विच इज़ फेयर इनफ, जिसको अनिल कपूर ने भी उठाया। फेयर इनफ एज इन हमें पता है कि आप नहीं मानते, और फेयर इनफ इसलिए क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, अगर हम रोज़ गलती मानने लग गए अपनी, या हमने सॉरी 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 बोलना शुरू कर दिया ना, तो लोग तो हमें बेच के खा जाएंगे, ऐसा युग है। तो इन्होंने ज़माने ने इनको ऐसा सिखा दिया कि बेटा गलती हो भी गई ना, मानियो मत, क्योंकि लवकेश कटारिया ने मान लिया तो आपने उसको हथकड़ी पहना दी, सना मकबूल ने नहीं माना तो अपने पूरे घर का गैस बंद किया। तो बिग बॉस ने भी दिखा दिया इस बार, बिग बॉस सीज़न 3 OTT सीज़न 3 ने ये दिखाया कि हाउ टू लिव इन कलयुग, हाउ टू डील विद डिमंस, क्या करेंगे ये राक्षस, तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। अब रणवीर शौरी को पूरा खुलेआम वो दिया गया है लिबर्टी कि आप कुछ भी करिए, आप एक इमेज बना लीजिए अरमान के लिए, जो अरमान बताता है कि मैं ये हूँ, और वो इमेज बनाने के बाद आप अरमान को आंख बंद करके सपोर्ट कीजिए, और आप किसी की मत सुनिए, आप कान के कच्चे रहिए। और आप आने से पहले भी ऑफकोर्स आपको, मुझे नहीं पता, आपको कंटेस्टेंट्स का नाम दिया गया था, आप उनके बारे में पढ़ कर आए थे, पर ये जो आप एकदम चौधरी वाले अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं अरमान मलिक को, उनके मैरिटल स्टेटस को, वो गलत है। फिर एक और बात आया मेरी जहन में कि अगर आपको देखा जाए रणवीर और आपकी X5 कंगना सेन शर्मा को देखा जाए, तो एज अ पब्लिक ओपिनियन बहुत उनमें बहुत सुलझाव है, आप में नहीं है। आप हो अड़ियल, आप मानो या नहीं मानो, और ये इसलिए नहीं बोला जा रहा कि आप 51 ईयर्स के, आप 5 साल के होते तो भी आपको यही बोला जाता कि ये बच्चा अड़ियल है, तो आप हो अड़ियल। फिर मैं जिक्र करना चाहूँगी साई केतन का, क्योंकि साई केतन जैसे जो कंटेस्टेंट हैं, जो टास्क नहीं करता, जो कुछ नहीं करता, जो लवकेश ने बोला ना कि बाहर जाके ये बाउंसर बनना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बोला, ये बाउंसर बनना चाहते हैं, ये कुछ नहीं करना चाहते, पर ये टॉप 5 में जाते हैं। तो बिग बॉस OTT 3 ने अपना ही, वो कहते हैं ना, अपने आप को ही रोस्ट कर रहे हैं वो, ये सीज़न बना के ऐसे डिसीजंस लेकर। कृतिका मलिक जो पूरे टाइम बोलती हैं, जो रणवीर शौरी बहुत अच्छा बोलते हैं कि कृतिका मलिक पूरे टाइम बोलती हैं, जब खाती हैं बस तब नहीं बोलती, और फिर कृतिका मलिक को फाइनलिस्ट ले जाते हैं। तो अगर अरमान को फाइनल जिताने से इम्प्रेशन ख़राब होता है, तो कृतिका मलिक को टॉप 5 में ले जाने से इम्प्रेशन नहीं ख़राब होता। वो बंदी जो खुलेआम मतलब जो करती है और फिर बोलती है कि देखो मैं कितनी स्वीट हूँ, राइट। बाय द वे कृतिका मलिक ने बहुत अच्छी चीज़ सिखा दी है मुझ जैसे और मेरे जैसे और बेवकूफ़ लोगों को, कि लोगों को खुश कैसे रखा जाता है। यू नो, मन में आपके कितने भी मैल हो, आप कितने भी बेकार इंसान हो, डजेंट मैटर, अगर आप मुंह से मीठा बोलते हो, आहिस्ता बोलते हो, प्यार से बोलते हो, यू नो, कि कान में जैसे शहद जा रहा हो, या मंदिर की प्यारी सी वो छोटी सी घंटी नहीं होती जो हम ले आते अपने घर में, वो जा रहा हो, या बच्चे का छोटा सा झुंझुना जा रहा हो, वैसी वाली अगर आवाज़ जा रही है पति के कान में, या आपको जिससे फ़ायदा निकालना है उसके कान में, अगर आपकी ऐसी मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू वाली वो आपका वो ऑरा जा रहा है, राइट, तो आप कुछ भी करा सकते हैं, दुनिया से आप कुछ भी करा सकते हैं। और ऐसे ही लोगों की वजह से लोग कान के कच्चे होते जा रहे हैं। इतना मिठास कान में जाएगा तो 2 शादी क्या 4 शादी हो सकती है, 1 कुतुब मीनार क्यों 5 कुतुब मीनार बन सकता है, यू नो, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये हमने कृतिका मलिक से सीख लिया, हाउ टू सर्वाइव। जब हम कहते हैं ना कि यार इतना अच्छा ही कर लिया, भला कर लिया, ये कर लिया, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि हम अच्छे हैं, तो हमें समझ आ गया कि क्यों नहीं लोगों को हम समझ आ रहा है, क्योंकि ये ऊंचा बोलने वाले, साफ बोलने वाले, सच बोलने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है भाई कलयुग में। कलयुग 9.0 है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, ठीक है। तो ये लेसन बहुत स्ट्रॉन्ग सिखा दिया कृतिका मलिक ने, और अब आप वो टॉप 5 में भी चली गई हैं। और अगर बाहर जाके अरमान ने सेटिंग वेटिंग कर लिया, वोट दिलवा दिया और कृतिका ट्रॉफी ले जाए, तो हमें तो बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, बिल्कुल सही जा रहा है। फिर नेज़ी की बात करना चाहूँगी कि नेज़ी जैसा क्यूट ऑसम इंसान कोई नहीं है। नेज़ी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, नेज़ी इज़ इंटरटेनिंग। जब वो बोलते हैं तब वो इंटरटेनिंग है, बाकी टाइम तो ठीक है।
नेजी अगर जीतते हैं तो मैं बोलूँगी आई एम नॉट श्योर, ही डजंट लुक ऑटिस्टिक एज द वर्ल्ड सेज, नो ही इज़ वेल रेड एवरीथिंग, ही माइट बी स्किज़ोफ्रेनिक, दैट टू आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उनको जो जैसे वो एक्सप्रेस करते कि उनको चीज़ें दिखती हैं या कुछ हो सकता है। तो मैं बोलूँगी कि किसी भी इंसान के लिए जो डिप्रेशन में गया या मेंटल इलनेस से गुजरा, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख होगी कि नेजी ने जाके ट्रॉफी जीत ली। अगर आप उधर का कंट्रीब्यूशन देखें तो हम तो न्याय की बात कर ही नहीं रहे हैं। इस बार बिग बॉस OTT 3 में न्याय को आप ढूंढने की कोशिश भी ना करें। इट इज़ लाइक अंधे कुएं में आप जाके एक सुई ढूंढ रहे हैं, सो डोंट इवन ट्राई। अगर सना मकबूल ट्रॉफी ले जाती हैं तो क्या होता है, तो सना मकबूल की एक ही बात है कि ठीक है रणवीर शौरी अड़ियल होंगे, ये होंगे वो होंगे, पर आपने बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं किया। दूसरा, आपने कहीं भी फ्रेंडशिप मुझे नहीं लगा आपने दिखाई। तीसरा, मुझे आप इंटरटेनिंग नहीं लगे, आप इंटरटेनिंग नहीं थी, आप दीवा थी। यस, आप दीवा हैं, आप बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, नो डाउट्स आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। आप ये भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और इतने बैशिंग के बाद भी नहीं हिली, विच इज़ वेरी गुड। मतलब विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल देनी हो तो सना मकबूल से बेहतर कोई नहीं होगा। पर फ्रॉम गेम पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से आपका गेम वीक था। सबसे ज़्यादा वीक कहाँ लगा वो भी बता देती हूँ। जब टास्क की बारी आती थी तो आप पीछे रहती थी, बर्तन धोने की बारी आती तो आप पीछे रहती हैं, और जो फाइनल टास्क था जब आप नॉमिनेट होने वाले थे तो लवकेश कटारिया इतनी मेहनत कर रहा और आपने क्या बोला, जो करना था कर लिया हमने, अब हम बैठ जाते हैं, जो होना होगा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको जीतना चाहिए, पर बिग बॉस OTT 3 इस बार कलयुग डिस्प्ले कर रहा है, तो हो सकता है आप ट्रॉफी ले जाएं, बट ओनली फॉर रॉन्ग रीजंस, कोई भी राइट रीजंस के लिए नहीं। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे फाइनलिस्ट का बता दिया। अगर साई केतन ट्रॉफी ले जाते हैं तो मैं बोलूँगी कि हाउ अ पर्सन हु हैज़ नॉट डन एनीथिंग, जिसने बाहुबली की तरह 2-3 बार गालियां दे के ऐसे वैसे किया है, जो अभिषेक कुमार बनने की कोशिश की है जिसने सीज़न में, और ड्रामे करने की कोशिश किया है, पर लवकेश कटारिया ने आपको भाव नहीं दिया, किसी ने आपको भाव नहीं दिया। तो पता नहीं, मतलब हमारे लिए बिग बॉस ख़त्म हो चुका है जब से शिवानी बाहर आ गई, विशाल बाहर आ गए, लवकेश बाहर आ गए, क्योंकि वो लोग एंटरटेन कर रहे थे, वो लोग छुपा छुपी खेल रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे लवकेश कटारिया की कि वो दुश्मनों के साथ भी गेम खेल लिया उन्होंने। रणवीर शौरी को पिल्लो खेलना सिखा दिया, साई केतन के साथ वो छुपा छुपी खेल रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन उनका टास्क बहुत अच्छा था, हर टास्क में उन्होंने 100% दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे सिस्टम या एल्विश की आर्मी ने पैसे दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ये दिखा और इसलिए मैं बोल रही हूँ। लवकेश कटारिया की फ़ैन मैं तब से हूँ जब मैंने एल्विश का सक्सेस देखा, जब वो अपने सीज़न के विनर रहे, कि अगर मुझे आज डिसाइड करना पड़े कि प्रीति तुम्हारा मैनेजर कौन होगा, तो मैं बोलूँगी जो दुनिया का सबसे समझदार और सुलझा हुआ इंसान हो ना, प्लीज़ उसका नंबर देना, मैं उसको अपना मैनेजर बनाना चाहती हूँ, कि मेरी बुद्धिमती अगर मारी गई तो वो मुझे ज़रूर गाइड करे। तो मुझे लवकेश कटारिया में दूर से वो सुलझाव दिखता है जो मुझे कोंकणा सेन शर्मा में दिखता है। सुलझे हुए लोगों को ना लिख के नहीं देना पड़ता कि हम सुलझे हुए हैं, उनमें एक अलग सी वो होती है, पावर होती है जो दिखता है। मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट अनडाउटेडली शिवानी कुमारी, उन्होंने जो एंटरटेन किया है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा जब रवि किशन आए और रवि किशन ने अपना ज्ञान बांटा, बहुत ही बायस लगा मुझे वो ज्ञान। गांव की अगर 20-21 साल की लड़की होती है ना, वो क्या क्या हरकतें करती है, उससे बहुत बेटर हरकतें कर रही हैं शिवानी कुमारी। लगता है मुझे रवि किशन अपने गांव नहीं गए, गोरखपुर के से तो हैं वो, मतलब गोरखपुर से तो खड़े होते हैं, MP हमारे, पर गांव गए हुए टाइम हो गया, या बॉलीवुड को प्लीज़ कर रहे थे, या रणवीर शौरी को प्लीज़ कर रहे थे, या बैकअप में उनको बताया गया था कि ये बोलना ये नहीं बोलना, क्योंकि शिवानी कुमारी इज़ बॉर्न नेचुरल। हाँ ठीक है, धीरे धीरे आ जाता है कि धीरे बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, पर उस बंदी ने अपने, वो भी विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है। मैं बोलूँगी सना मकबूल से ज़्यादा है, क्योंकि उसने सेट कर दिया रणवीर शौरी को कि क्यों हम नहीं बोले, गाली नहीं दी पर सेट कर दिया, क्यों नहीं बोले, जब हमें बोलना है हम तभी बोलेंगे। तो विच वॉज़ अ वेरी गुड स्टैंड।
कि आप नहीं बताएंगे मुझे कि मुझे कब बोलना है, राइट। और रणवीर शौरी का ऐसा चल रहा था कि मैं डिसाइड करूंगा चाय कब बनेगी, जिस पे वो लवकेश कटारिया और विशाल पांडे से लड़ रहे थे। भाई आप, चाय ऐसी चीज़ होती है कि जब मेरा सर फट रहा है तो मैं चाय पीऊँगी, मैं आपसे परमिशन नहीं लूँगी। ग्रुप एक्टिविटी नहीं हो सकता चाय पीना, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रणवीर शौरी ने कहते हैं ना, अति कर दी रणवीर शौरी ने। और क्या मैं कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट भूल रही हूँ? मुझे मीडिया राउंड बहुत ही बायस लगा, क्योंकि देखिए जब आप अरमान मलिक को इनवाइट करते हैं या कुछ भी हो, उन्होंने बोला, आपने बोला, जो भी है, हम तो यही मान के चलेंगे कि आपने इनवाइट किया, वो शो में आए अपनी दोनों बीवियों के साथ, फिर आप मीडिया में इरिटेटेड और गुस्सैल लोगों को भेज देंगे सवाल जवाब करने के लिए, और आप उसमें मैक्सिमम बंदियों को रख देंगे जो विमेन एम्पावरमेंट जिनको बहुत अच्छे से आता है, और वो आके अरमान को और कृतिका को इतना ग्रिल करेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि देखिए हैं तो आपके गेस्ट, आपने ओके किया तभी आए हैं, तो इज्जत तो रखना आपका बनता है। बाहर जो ड्रामा हो रहा था वो तो हो रहा था, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें तड़का लगाने की ज़रूरत थी, उनको ओवर क्रॉस क्वेश्चन करने की ज़रूरत थी, मुझे नहीं लगता है। तो वो थोड़ा अति हो गया वहाँ पे। और लवकेश कटारिया हो या अरमान मलिक हो, मैं बोलूँगी दोनों वेल डिज़र्विंग थे। अरमान मलिक का अगर ये शादी वाला कंट्रोवर्सी हटा दिया जाए तो मैं बोलूँगी अरमान मलिक बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते, अभी भी बोलूँगी डिज़र्व करते हैं टू बिकम द विनर, अगर ये शादी वाला एंगल हटा दिया जाए कि शादी उन्होंने एक ही की है, राइट। तो ही इज़ वेल डिज़र्विंग। सबसे बड़ी बात है, बहुत फुटेज दिया, बहुत कंट्रीब्यूशन किया, घर चलाया, रोटी बनाई, सब कुछ किया उस इंसान ने। बैलेंस था वो इंसान। जो थप्पड़ वाली बात हो गई, यस, तो वो जो थप्पड़ मारा इन्होंने अरमान मलिक, यहाँ पे वो कान के कच्चे नहीं थे। लेट मी टेल यू दिस, ये तो एक्चुअली क्या है ना कि एक इन्वायरमेंट में आप खड़े हैं किचन के पास और आपने क्वेश्चन पूछा कि तू क्या करता लवकेश, तेरा हाथ उठता कि नहीं उठता? तो लवकेश ने बाहर का इमेजिन किया और लवकेश बोलता हाँ उठता। सच बोला उसने, उठ सकता था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इमेजिन किया होगा, उसने बोल दिया हाँ उठता। दैट डजेंट मीन ना कि आप लवकेश कटारिया के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे और अब जाके आपने जो विशाल पांडे पे हाथ उठाया वो बिल्कुल प्लान्ड था। आपने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ थप्पड़ मारा था और उसके वजह से यहाँ पे भी बिग बॉस ने कलयुग दिखा दिया। आपको घर के लोगों से ओपिनियन लेके अरमान मलिक को घर में टिकाने की ज़रूरत नहीं थी। आपने बस अरमान मलिक और यूट्यूबर्स, आधे यूट्यूबर्स जो अरमान मलिक को सपोर्ट करते होंगे, उनके बैकलैश से बचने के लिए उसको वहाँ पे टिका दिया। आपने अपनी टीआरपी नहीं गिराने दी। वेरी गुड, ये आपका डिसीजन था बिग बॉस। और ये जब आपने अभिषेक कुमार को थप्पड़ मारने पे जब आप घर पे टिका दिया था आपने, उसी दिन आपने ये हिस्ट्री, वो कहते हैं ना आगे का, रच दिया था। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन बिग बॉस हिस्ट्री कि आगे से कोई भी आएगा थप्पड़ मारेगा और वो घर में टिकेगा। तो अभिषेक कुमार को प्रोवोक किया गया रातों रात वो हीरो हो गए, कितने भी हीरो हो गए वो। एंड आई एम टेलिंग यू, बीइंग अ पांडे, अभिषेक कुमार इज़ अ पांडे, विशाल पांडे इज़ अ पांडे। आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो एनीबडी, आई एम टेलिंग यू कि अभिषेक कुमार को उसी वक्त घर से निकाल देना चाहिए था। पूरी ज़िंदगी में हमें इतने लोग प्रोवोक करते हैं, अगर हम ऐसे थप्पड़ मारने लग जाए ना, हम जेल के अंदर होंगे। ये मैंने उस पॉडकास्ट एपिसोड में बोला है जब मैंने उस बिग बॉस का जिक्र किया है। अब वो अभिषेक कुमार को आपने नहीं निकाला, यहाँ पे अरमान मलिक ने स्ट्रैटेजाइज करके थप्पड़ मार दिया। अरमान मलिक को आपको तभी निकालना चाहिए था, आपने अपनी टीआरपी के लिए नहीं निकाला, कोई बात नहीं। विशाल पांडे को आपने पहले निकाल दिया, आप बहुत गलत हो गए, बहुत ज़्यादा गलत हो गए, राइट। क्योंकि आप तो बायस्ड हैं। पिछले सीज़न में आपने बोला हम बायस्ड हैं, पर आपने न्याय किया। इस बार तो आप कलयुग की चरम सीमा पे पहुंच गए। आपने बिल्कुल सब कुछ गलत किया, एक नहीं 100 गलतियां कर डाली। तो आपने विशाल पांडे को निकाल दिया, अरमान मलिक को रख दिया। अब आपने अरमान मलिक ने एक तो सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे कितने भी लोग झूठ बोलते हैं ना, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता। क्योंकि आई थिंक अनिल कपूर गेट्स ओवरवेल्म्ड व्हेन ही कम्स फॉर अ वीकेंड का वार। ही विल नेवर क्वेश्चन रणवीर शौरी इन एनी ऑफ हिज एक्शंस। कुछ नहीं उनसे जवाब की तलब होगी, मतलब उनसे कोई क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं होगा उनका। जब आप
कृतिका मलिक से आप कुछ बात नहीं करते, अरमान मलिक से भी आप कुछ बात नहीं करते, आप उनके किसी भी एक्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाते। तो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि अगली बार जब आप बिग बॉस में जाएं तो आप मान के जाएं कि आपको कभी भी थप्पड़ पड़ सकता है। टू दी पॉइंट कि अनुराग दोबल जो हमारा यूके राइडर था, जब उसने बवाल किया पिछले सीज़न में, आपने उसको कस दिया अच्छे से। वो वॉक ऑफ शेम था या कुछ था, जिसका थोड़ा सा क्लिपिंग मैंने भी देखा था। आपने अनुराग दोबल को अपने, आई एम सॉरी अगर मैं उसका सरनेम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन, तो मैं अनुराग ही बोलती हूँ। तो अनुराग को आपने तंग करने के लिए बहुत कुछ किया, उसको आप सीधा कर देना चाहते थे। जैसे नहीं होता कि गुरुकुल भेज दिया हो किसी ने जन्म लेते बच्चे को और गुरुकुल में उसकी पिटाई हो रही है रोज़, तो बिग बॉस ने उसको ऐसे ट्रीट किया। उसका एक एक चीज़ गिना जाता था, तहलका जी का एक एक चीज़ गिना जाता था। उसने ऐसे कॉलर पकड़ा, उसने ऐसे माइक फेंका, उसने ग्लास तोड़ा, टू द पॉइंट कि मुनव्वर टेंस्ड था जब मुनव्वर से ग्लास टूटा था कि बिग बॉस ऐसे मैंने हाथ लगाया, मैंने तोड़ा नहीं। मतलब लोग इतना डरे हुए थे कि एक्शन ले लिया जाएगा। यहाँ पे साई केतन शर्ट फाड़ते हैं, बॉटल फेंकते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कोई बातचीत नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि बिग बॉस को कम पैसे मिले हैं, कि बिग बॉस उस वक्त अवेलेबल ही नहीं थे कि क्वेश्चन कर सके। फिर मुझे लगा अनिल कपूर को भी कम पैसे मिले हैं। वीकेंड के वार में भी अनिल कपूर ने जिक्र नहीं किया, और ऐसे लोग चले जाते हैं टॉप 5 में। तो तहलका के न्याय का क्या, यूके राइडर का के न्याय का क्या, समर्थ जुरेल के न्याय का क्या, इन लोगों के न्याय का क्या, विशाल पांडे का न्याय का क्या, वो तो पूरा इंडिया पूछ ही रहा है। तो ये चल रहा है बिग बॉस में, मतलब कुछ भी कर लीजिए आप। इवन अंकिता लोखंडे जो लास्ट टाइम था, उन्होंने बहुत बोला, बहुत बकवास किया टू द पॉइंट कि अब सना मकबूल आई है तो उनको लग रहा है मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मतलब इतना नॉर्मल हो गया है। अब इवन लवकेश कटारिया जब रोस्ट कर रहे हैं सना मकबूल को, तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि उल्लू लगती है मुझे। मतलब उल्लू का कोई सेंस नहीं था ना, मतलब आप कुछ भी बोलिए, पर उल्लू क्यों बोला आपने, मुझे वो समझ नहीं आया। ठीक है, सबसे बड़ा गुण ये है सना मकबूल का कि वो स्पोर्टिंगली ले लेती हैं, पर स्पोर्टिंगली लेने वाली बात नहीं थी, उल्लू क्यों बोलना है किसी को। फिर जब सना सुल्तान जा रही थी घर से बाहर, वो जो टास्क था आपका सीसॉ वाला, जब अरमान मलिक ने उनको बैश किया, उनको कॉन्डिसेंडिंग स्टेटमेंट्स दिए, उनको उल्टा सीधा बोला, बॉडी शेमिंग करी या जो भी किया। अब सना सुल्तान तुम्हारी बीवी नहीं है ना अरमान मलिक, तो तुम कुछ भी बोलोगे उसके खिलाफ। अब वहीं पे सना सुल्तान का कोई होता ना जिगरी, जो कि साई केतन नहीं बन पाए, तो साई केतन को जब किसी को कुछ गाली देते हैं और पलट के वो गाली दे देता है तो वो उसको मानने जाते हैं। पर सना सुल्ताना की पूरी बॉडी शेमिंग हो जाती, पर साई केतन का खून गर्म नहीं होता। तो अगर साई केतन होते सच्चे दोस्त और साई केतन जाते और एक चमाट मारते खींच के अरमान मलिक को, वहीं पर स्टोरी ठीक हो जानी चाहिए थी। और अब तो लीगल है ना, मतलब बिग बॉस में जाके थप्पड़ वप्पड़ मार सकते हैं, और आप बाहर बैठ के अब मैं एक और सवाल आता है मेरे मन के अंदर कि इतने कैमरे लगाने की ज़रूरत क्या है जब आप अपनी ही मनमानी करना चाहते हैं, जब आप अपने सच को सच मानना चाहते हैं। जब सना मकबूल कहती हैं कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा था, या विशाल पांडे बोलते हैं नहीं मुझे नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला था, या जब वोटिंग होती है तो इंटरनल वोटिंग हो जाती है। मतलब रणवीर शौरी इतने एक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ही सो बायस्ड कि कृतिका चली जाएगी तो मेरा खाना कौन बनाएगा, साई केतन इस बायस्ड कृतिका चली जाएगी तो खाना कौन बनाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अरमान मलिक से इन दोनों को दोस्ती है, नहीं, साई केतन और रणवीर शौरी को अपने खाने से दोस्ती है, और इसलिए वो कृतिका मलिक से दोस्ती है और उसकी वजह से वो अरमान को झेलते हैं, मुझे तो ये लगता है। तो इनकी दोस्ती में मुझे नहीं लगा कि कुछ बहुत बड़ा तगड़ा दोस्त, नहीं, सब मतलब की दोस्ती है। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि चल क्या रहा है। और मेरे ख्याल से मैंने सारे एंगल टच कर दिए हैं कि शायद ही कुछ रह गया हो। अगर कुछ रह गया हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, ईमेल करें। मेरा ईमेल आईडी है priti@blinkofani.in, blinkofaniey.in। तो अनएडिटेड में तो मेरी जहन में इतना ही कुछ आया बिग बॉस को लेकर। और ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया जियो सिनेमा, और मुझे नहीं देखना कौन है विनर, क्योंकि इतना गलत होते हुए तो मैं नहीं देख पाऊँगी। अगर मैंने किसी को कवर अप कर दिया हो तो मुझे बताइएगा, पर मुझे नहीं लगता मैंने किसी को कवर अप किया है। रणवीर शौरी के लिए मुझे ये भी लगा कि
बहुत बहुत चालाकी से खेल गए। जहाँ पे उनको अपना फ़ायदा दिखा वो उन्होंने कवर अप कर लिया। मुझे ये साई केतन के लिए लगा कि वो भी बहुत चालाकी से खेल गया। मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि लास्ट सीज़न था या कौन सा था, ईशा वाला, जब ईशा ने ऐश्वर्या को घर से निकाला था, तो वो एक्शन मुझे बहुत गलत लगा। जब तहलका निकले वो एक्शन मुझे बहुत गलत लगा कि तहलका ने अभिषेक को इतना भी नहीं टॉर्चर किया था, थप्पड़ तो नहीं मारा था कि तहलका निकल जाए और अभिषेक रह जाए। और ईशा को इतनी चालाकी करने का मौका दिया कि उसने ऐश्वर्या को निकाल दिया। अरे ऐश्वर्या तो मुझे ऑलरेडी वीक लग रही थी, तो वोट से जाती, पर उसका लॉजिक होता तो उनको उन्होंने निकाल दिया। तो बहुत कुछ है जो इलॉजिकल है। तो वैसे ही अरमान मलिक और लवकेश का एविक्शन भी मुझे बहुत वीक लगा फ्रॉम बिग बॉस पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने जब तक आपका लाइव चल रहा था आपने अपनी टीआरपी के लिए यूज़ कर लिया और फिर आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। सेम विथ विशाल पांडे और शिवानी कि वीकेंड के वार में आपको कुछ कंट्रोवर्शियल करना था, आपकी टीआरपी नीचे जा रही थी, लोग देख नहीं रहे थे वीकेंड का वार, क्योंकि अनिल कपूर बहुत बोर कर रहे थे, पूरी जो भी लोग आ रहे थे बहुत बोर कर रहे थे। तो वो टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, दोनों को निकाल दिया, जबकि आपको भी पता है कि उसके बाद आपको डबल टीआरपी का लॉस हुआ होगा। तो दिस इज़ आई थिंक अबव एंड बियॉन्ड माई स्कोप ऑफ इमेजिनेशन विच हैपेंड। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने अपने इस पॉडकास्ट एपिसोड में अगर कोई गलती की या कुछ मिस कर दिया या कुछ ऐसा है जिसका जिक्र नहीं किया, तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।